हेलो एवरीवन, सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के इस वीडियो डिस्कशन पर आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन बी को। प्रीवियस वीडियो सेशन पे हम लोगों ने सेक्शन ए पे काम किया था जो कंप्लीटली एमसीक्यू पे बेस्ड था और जिसमें 18 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज थे और 2 क्वेश्चन हमारे एसेशन और रीजन पे बेस्ड थे। तो इस वाले वीडियो सेशन पे हम लोग काम करेंगे सेक्शन बी पर, सिर्फ सेक्शन बी पर, जो कि सब्जेक्टिव है। मैं आपको उसके स्टेप्स भी बताऊंगा और स्टेप मार्किंग के थ्रू भी हम उसको देखेंगे कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नीरज बिस्ट और आप सभी का इस वीडियो सेशन पे स्वागत करता हूं। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। ओके, सेक्शन बी पे हम लोग काम करने वाले हैं। सेक्शन बी जो है 5 क्वेश्चन से मिलकर के बना हुआ है और हर एक क्वेश्चन इसमें कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। और याद रखिएगा इसमें 2 इंटरनल चॉइसेस आपको गिवन होंगी। इनका मीनिंग क्या है ये आपको आगे के क्वेश्चंस में आपको बताता हूं। देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग काम करते हैं। व्हाट इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। देखिए यहां पर दो इंटरनल चॉइसेस का मतलब यह है क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपके पास चॉइस रहेगी कि इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। मैं इसमें दोनों ही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा बट इस वाले स्लाइड में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल सी है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। 480 इज इक्वल्स टू 480 का मल्टीपल्स में हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म पे उसको लिखने की कोशिश करें तो अगर ये लिखेंगे 12 इंटू 4, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं साइड पर, फिर बाद में इसको रिमूव कर देंगे। 12 इंटू 4 48 होता है और 5 इंटू 2, तो इसमें अगर हम देखेंगे 2 की पावर कितना, ये 3 और 4 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1, ये हमारा पार्ट रहेगा। इसको इरेज कर देता हूं मैं अभी। ये हमारा 480 का रिप्रेजेंटेशन है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स। जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया रफ वर्क, आप उसको सेपरेट किसी और पेज पे कर सकते हैं बट यहां पर आप एग्जैक्टली ऐसा ही लिखेंगे। देन 720 को हम वापस फिर से सेम लिख रहा हूं। 12 6 एंड 5 इंटू 2। अब देखिए इसमें 2 की पावर कितनी है? 2 है और इसमें 1 है और इसमें 1 है। दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 इंटू देन 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, और फिर मैं वापस इसको इरेज कर देता हूं। तो देखिएगा 480 को और 720 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। यह है 480 का रिप्रेजेंटेशन इन द प्राइम फैक्टर्स और 720 का है 4 टू द पावर 4 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1। अब क्योंकि मेरे से इसमें पूछा गया है एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720, एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720। एचसीएफ में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो इसमें सबसे पहले फैक्टर्स लेंगे हम लोग और फैक्टर इस केस में कितना है? हाईएस्ट कॉमन 2 टू द पावर 4 देन 3 टू द पावर 1 देन 5 टू द पावर 1। ठीक है, अगेन समझ लीजिएगा 2 टू द पावर 4 देन 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया और इसका आंसर आ जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया और ये 3 है 8 3 20 24, यानी 240 हमारा एचसीएफ रहेगा इस केस में। ओके, एंड ऐसे ही हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 480 एंड 720, इस केस में क्या आएगा? एलसीएम यानी मल्टीप्लाई रहता है तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 5 होता है 32 इंटू 5 करने से अच्छा है इसको 10 रखते हैं। 16 इंटू 27 विच इज अराउंड, आप इसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज अराउंड 1440 की वैल्यूज रहेगी 1440। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट रहा। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में और कुछ नहीं लिखना है, बस जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप उतना कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 480 720, ऐसा कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी वो ऑलरेडी ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है कि हम उसका प्राइम फैक्टर ही लिख रहे हैं।
ठीक है, 1440। तो अगर आप देखिए 4 लाइन हमने यूज करी और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हर एक लाइन आपको एक्चुअली ये हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टेप मार्किंग जो बच्चे पूछते हैं कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है, तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा, अगेन हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा, हाफ मार्क्स आपको एचसीएफ लिखने का और एलसीएम लिखने का हाफ मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 2 मार्क्स की हमने कैटेगरी बना दी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से भी लिखते हैं तो आपको हाफ हाफ मार्क्स कैसे मिलेंगे ये आप आई होप अभी समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके सेक्शन ए का ही है, सॉरी 21 का ही है, ए पार्ट नहीं, अब हम बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 is expressible in the form of 85 minus 238। ओके, तो हम एक काम करते हैं, HCF of 85 के लिए हमको फिर से वापस प्राइम फैक्टर्स करना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 85, जो कि इस केस में कितना होगा 5 into 17। ठीक है, 5 into 17 and the same case prime factor of 238। अब 238 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने चाहिए, तो 238 क्योंकि हमारा इवन नंबर से बन रहा है तो यानी 2 तो हमारे पास आएगा ही। 2 अगर हमने बाहर निकाला, 2 बाहर निकालने के बाद 1 and 1 119 which is 17 into 7 is 119, that means 2 into 7 into 70। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स हमने कर ली। अब क्योंकि इनका HCF और सॉरी यहाँ HCF पूछा हुआ है 85 एंड 238 का, तो हम HCF लिखेंगे, HCF ऑफ कितना 85 एंड 238, HCF ऑफ 85 एंड 238 इज इक्वल टू, इस केस में HCF कितना दिखाई दे रहा है मुझे 17, तो 17 इसका करेक्ट रहेगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने ATQ आप लिख सकते हैं शॉर्ट में ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइक 17 इज एक्सप्रेसिबल, 17 को एक्सप्रेस किया है किस सेंस में 85m देन माइनस 238, 85m माइनस 238। आपको पता है इधर शिफ्ट करेंगे, 8 and 7 is 15 कैरी 1, 3 and 4 एक 5 and 2 is equals to 85m and the now value of m is equals to 255 divided by 85, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम 3 4 8 3 24 लाइक 3 टाइम्स, तो m वैल्यू आप यहां पे लिख सकते हैं, सो m इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगेन फिर से यही बात है कि यहां पर हमें कहां कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे स्टेप मार्किंग होगी, तो हम स्टेप मार्किंग को भी एक तरफ देख लेते हैं। देखिए इसमें स्टेप मार्किंग के लिए जब तक आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर आपको 1 मार्क्स पूरा मिलेगा अगर आपने सिर्फ HCF निकाल दिया तो, और उसके बाद जब आपने एक्सप्रेस करके m की वैल्यू निकाल दी तो आपको 1 मार्क्स यहां पे मिलेगा। तो यहां पर कैटेगरी किस तरीके से है, यहां पर हमारे पास स्टेप मार्किंग एक्चुअली क्योंकि हम स्टेप इसमें लिख सकते थे एक्स्ट्रा, तो यहां पे स्टेप मार्किंग किस तरीके से बनेगी, नंबर्स ऑफ लाइंस पे बेस नहीं होगी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी। यहां पर स्टेप मार्किंग बनेगी एक 2 पार्ट्स में, एक तरफ हमने HCF निकाला और एक तरफ हमने वैल्यू निकाली है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 2 dices are rolled together bearing number 4 6 7 9 11 and 12, find the probability that the product of numbers obtained in an odd number, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन एन ऑड नंबर के लिए सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रखना पड़ता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल आउटकम्स की कहानी रखती है। तो हम टोटल आउटकम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि ये एक डाइस है तो डाइस में टोटल सरफेस आर 6, तो हम ये लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर सिर्फ एक डाइस होता तो 6 होते, लेकिन इस केस में हमारे पास 2 डाइस हैं, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर ऑलवेज बी 6 into 6 which is 36। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इसमें प्रोडक्ट हमारा ऑड आना चाहिए, तो हम ये कंडीशन अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि 2 dices are rolled together bearing numbers this and find the probability that the product of numbers obtained as is an odd number, यानी odd number के लिए, ठीक है, for obtaining
फॉर ऑब्टेनिंग ऑड नंबर बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमसे उसने पूछा हुआ है तो हमने इसको वापस अपने रेफरेंस के लिए लिख दिया, फॉर ऑब्टेनिंग ऑड बाय द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। अब हम अगर गिवन नंबर्स के लिए लिखे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा कि फेवरेबल जो आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं वो क्या होंगे, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स आर, वो क्या क्या होंगे। अब आप देखिए कि अगर हमें ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर कब मिलेगा, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर नहीं मिल सकता, तो हमें ऑड के साथ ही ऑड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मैं कुछ समय के लिए ये सोचूं कि सारे के सारे इवन नंबर को रिमूव कर दूं, और अगर आप इस केस में देखेंगे तो 3 इवन है और 3 ही हमारे पास क्या है, ऑड है। तो अगर हमें ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास हमने 3 इवन नंबर्स को हमने रिप्लेस कर दिया, उनको हटा दिया। तो सबसे पहले आएगा 7 into 7 यानी 7,7 फर्स्ट, देन आएगा 7,9 एंड देन विल बी 7,11, ठीक है। और उसके बाद सेम कहानी 9 के साथ चलेगी, 9 into 7 देन 9 into 9 देन लास्ट इज 9 into 11 एंड द लास्ट वन इज 11 into 7 देन 11 into 9 एंड द लास्ट वन इज 11 into 11। आई होप अभी आप समझ रहे होंगे कि टोटल 36 में से ये पेयर्स हमारे पास बचे। हमने इवन को पूरा कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें ऑड नंबर्स चाहिए थे। तो जब भी हमें ऑड नंबर चाहिए रहेंगे तो हम आसानी से इस तरीके से इवन को हम रिप्लेस कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट, ये इवेंट है कौन सा वाला, गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है, गेटिंग ऑड नंबर। तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स को लेकर के आने वाले हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 9 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36। देन आंसर शुड बी, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, विच विल बी 1/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 1/4 आ गया हमारे पास। तो क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको इसमें मार्क्स कहां से कहां मिलेंगे, देखिए इसमें हमें जो मार्क्स मिलेंगे यहां तक, इस पोर्शन पर, क्योंकि हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इस पोर्शन तक टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तक हमको जो मिलेंगे 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हाफ मार्क्स सिर्फ हमें ये चीज लिखने का मिलेगा, प्रोबेबिलिटी का। तो अब ये याद रखिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इतना तो स्टेप मार्किंग को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। ओके, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे। सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा समझाऊं तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो अब आप देखोगे 1 से 999 3 डिजिट नंबर रहते हैं, लेकिन उसमें 1 to 99 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो हमें उसको कैंसिल करना है, ये पूरा लिखना नहीं चाहिए, ये सीधा आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखिए, ठीक है। 900 हमारे पास रहेगी। कैसे किया मैंने लिखा 1 to 999 हमारा 3 डिजिट नंबर हाईएस्ट है, लेकिन हमें पता है 1 to 99 हमारे 2 डिजिट नंबर है, तो हमने 99 यानी 99 नंबर इसमें से माइनस कर दिए, तो हमको क्या मिला, 900 नंबर्स मिले, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमारा 3 डिजिट नंबर का रह गया। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, उसने बोला है कि 3 डिजिट नंबर है, और आपको पता है 3 डिजिट नंबर कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे, ठीक है। यह भी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, 3 डिजिट नंबर्स को लिखने के लिए। तो अगर हमने स्टार्ट करना है तो वो बोलता है कि फर्स्ट जो 100 डिजिट है, यानी ये वाला प्लेस है, ये फिक्स है 8 से, ये 8 से फिक्स है, और यूनिट डिजिट 5 पे फिक्स है। तो अब आप समझ लीजिए बेसिकली हमसे 800 से स्टार्ट करवा रहे हैं और सिर्फ 899 तक ही फाइनल करवा रहे हैं। तो अब हम इतना नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ ऐसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस और सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल द 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो टोटल नंबर्स तो हमको मिल गए, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे फेवरेबल आउटकम्स लिखना है, तो मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम्स जो फेवर में है, फेवरेबल आउटकम्स चाहे तो आप इसमें पूरी कंडीशन भी लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या है कि वेयर 100th डिजिट इज 8 एंड यूनिट डिजिट इज 5। फेवरेबल आउटकम्स डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लाइक 805 द फर्स्ट वन इज, देन 815, ओके, देन 825, सॉरी, देन 825, देन 835, then 845, then 855, 865, 875, 885 एंड 895। तो अगर आप इसको एक ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं, द फेवरेबल आउटकम्स विद द कंडीशन, आप इसमें कंडीशन भी लिख सकते हैं, वैसे वो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन पे दिखाई दे रही है तो वो वापस लिखने की नीड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो कंडीशन हमारी थी 8th डिजिट, सॉरी 100th डिजिट हमारी 8 होनी चाहिए और यूनिट डिजिट हमारी 5 होनी चाहिए। तो हर केस में ऐसा है, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 10 अगर यहां काउंट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 900। किस तरीके के डिजिट्स हैं? जो 3 डिजिट नंबर्स हैं। ओके, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग व्हाट, the probability of the getting positive integers, तो probability of getting the event, particular event जो हमको पूछा गया है, तो इसकी probability favorable outcomes are, number of outcomes are 10 and the total outcomes are 900, so we can simplify this 1/90। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एक तरह से एमसीक्यूज जैसा ही अप्रोच रख सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास अगेन जो हमारा पास आंसर आएगा, तो ये फर्स्ट है हमारा, ये पोर्शन हमें हाफ नंबर देगा कि अगर आपने ये सब लिख पाए, यानी ये टोटल आउटकम्स भी तो लिखना, हमारे स्टेप्स को डिनोट करना है, और ये वाले के लिए आपने मेहनत करी है सेकंड वाले स्टेप के लिए, तो आप इसको 1 मार्क्स कैरी करेंगे अगर आप ऐसा लिख पाते। और लास्ट ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन है, आंसर्स लिखने के हाफ मार्क्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ये याद रखिए। तो इस तरीके से डिवाइड रहेगा आपके सीबीएसई पैटर्न में भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 साइन, ओके वापस इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 होल अपॉन सेक स्क्वायर 45। ओके, अब यहां पर वैल्यूज के बारे में है, तो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तो हम इसको लिख भी लेते हैं, एज वी नो sin 60 is equals to √3/2, comma 10 30 is equals to 1/√3 and sec 45 is equals to √2। ठीक है, √2 लिख लेंगे। ओके, इसको √2 थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं, √2। ठीक, while the, अब हमने ये क्वेश्चंस लिख लिया, हमने सेम क्वेश्चन लिखा, क्योंकि टेक्नोमेट्री में मोस्टली आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद मैंने इसमें इसकी वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो 2 into sin 60 वैल्यू इज √3/2 का होल स्क्वायर, देन माइनस 10 30 इज 1/√3 का होल स्क्वायर, देन होल अपॉन, इन दोनों का होल है sec 45 है हमारे पास √2, तो √2 का स्क्वायर। नाउ इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 2 और ये वैल्यू आएगी 3/4, देन माइनस 1/3, देन होल अपॉन 2। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/3 होल अपॉन 2। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख ले रहा हूं, एक स्टेप लाइन और यूज करते हुए, इंप्लाइज का साइन लगाते हुए, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 9 माइनस 2 एंड देन होल अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 7/12। 7/12 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो बस इतना ही छोड़ करके लिख सकते हैं। अब बात है कि इसमें मार्किंग हमें कैसे होगी, क्योंकि टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, तो टेक्नोमेट्री में आपसे वो सिर्फ ये चाहता है कि आपके पास अगर ये आपको ये वैल्यूज पता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं या कितना आप लिख सकते हैं। तो आपको वैल्यूज लिखते ही यहाँ पर अगर आप ये पार्ट लिखते हैं, लिखना चाहें,
ये वैसे ऑप्शनल पार्ट है, लेकिन अगर आप ये पार्ट लिखते हैं तो इसी में ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इसी में आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सपोज आपने कहा मैं इसको नहीं लिखना चाह रहा, आप डायरेक्टली वैल्यूज लिखना चाह रहे हैं, तो भी आपको यहां पर इतने से में ही, इस पोर्शन पर ही आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी अब सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशंस करके आपके आंसर्स निकालने में आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी उसमें क्वेश्चंस पे एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आपको उसके कोर कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो बहुत बार टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि हम फॉर्मूला लिखें तो काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन वो स्टेप मार्किंग पे ही जाएगा। आपको फुल मार्क्स के लिए थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, यानी उसको सिर्फ सिंप्लीफाई ही तो करना। जो कोर मैथ्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस वही काम आपको करना। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस which is at a distance of √41 units from the point this one. Okay, तो हम सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए, हमको always we have to draw the coordinates, हमेशा ये ड्रॉ करने चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोऑर्डिनेट ड्रॉ नहीं करे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम लोगों ने एक्स एक्सेस पे फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले हमें पॉइंट लिखना है 8, -5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5। आप अगर ग्राफ पेपर लेकर जा सकते हैं आप ले जाइएगा, और अगर वहां से अगर प्रोवाइड हो जाता तो वेल एंड गुड। बट इस केस में अभी मेरे से पूछा गया है कि मुझे इसकी वैल्यूज निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो मैं सबसे पहले पॉइंट को मैं प्लॉट करता हूं, और पॉइंट मेरा लगभग इस पोजीशन पर रहेगा। अब इस पोजीशन पे मेरे को पॉइंट रहेगा, और पॉइंट की जो वैल्यू है विच इज 8, -5। आप जब ऐसा लिखेंगे तो देखिए ग्राफिकली जब आप लिखते हैं तो वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंडेबल रहता है, तो हमको ये लिखना चाहिए। अब इसके बाद उसने बोला एक्स एक्सेस में उस पॉइंट को फाइंड आउट करो जहां से √41 उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। अब यहां से तो 8 है, तो √41 होने के लिए उसके पॉइंट कहां पर होगा, एक्स एक्सेस सपोज कहीं भी हो सकता है, मैं इसको कहीं पर भी प्लॉट कर सकता हूं। √41 के लिए मैं उसकी वैल्यू को कहीं पर भी प्लॉट कर सकता हूं। सपोज मैंने यहां प्लॉट कर दिया, सपोज इस पॉइंट पर कर दिया, ठीक है, मैंने यहां प्लॉट कर दिया। आप यहां भी उसकी इमेज बना सकते हैं, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी लिखें, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इससे क्या फर्क, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि x,0 पॉइंट होगा, या फिर आप इसको अगर लिखना चाहें तो ये भी x,0 पॉइंट होगा। आप कहीं पर भी एक ले लीजिए वैल्यू। मैंने इस पॉइंट को लेने की कोशिश करी है, तो मुझे सिर्फ एक ही तरफ मैं लूंगा वैल्यूज और उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे अगर मैं जा रहा हूं तो ये पॉइंट है x,0, मतलब इसमें ऑर्डिनेट पार्ट क्या हो गया, वो कंप्लीटली 0 हो गया, और एब्सेसिव पार्ट x कंसीडर कर दिया, और वही मुझे x एक्सेस पे पॉइंट निकालना है। तो अब इस केस में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट द पॉइंट coordinates let the point coordinates are x,0। ठीक है, x,0। फिर लिखेंगे ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √41 यानी डिस्टेंस इज बिलोंग्स टू, लाइक इस केस में लिखेंगे √x-8 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर रूट है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग। फिर क्या लिखेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ तो मैंने अभी यहाँ पे बना दिया, थोड़ा बीच में आपको लग रहा होगा, बट आप इसको सेपरेट थोड़ा साइड में रखिएगा ग्राफ को। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, here is a 41 and equals to x-8 होल स्क्वायर एंड 25, क्योंकि ये पार्ट सॉरी इक्वल्स टू हो गया, प्लस -5 का होल स्क्वायर इज, ये माइनस इज प्लस, देन उसके बाद 25 आ गया। 25 41 से रिमूव हो जाएगा, विच इज अराउंड 16 इज इक्वल्स टू x-8 का होल स्क्वायर। तो अब आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे +-4 यू विल गेट x-8। तो एक बार अगर आप प्लस लिखेंगे तो अगर 4 इधर रखा है तो आंसर विल बी 12 इन द केस ऑफ प्लस, एंड और
एक बार अगर आप माइनस रखेंगे तो आंसर विल बी 4। ठीक है, 4 एंड 12 देयर आर टू आंसर। जैसे मैंने आपसे अभी बोला ना, इसके दो इमेज बनेंगे, एक तरफ हो सकता है एक इधर तरफ बने और एक तरफ यहां पर बने, तो हमारे पास दोनों ही आंसर आ गए, एक तरफ 4 पे आ रही है और एक तरफ 12 पे आ रही है। ठीक है, तो 4 भी आई थिंक शायद 1 2 3 4 यहां पर है, तो ये इस पोजीशन पे आ रही है वैल्यू। तो रूट 41 आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास दो इसके आंसर आएंगे, तो आप ये लिख सकते हैं द पॉइंट्स आर, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख ले रहा हूं, द पॉइंट्स आर the points are on the x-axis 4,0 and 12,0। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैंने इसको डायग्राम से समझाने का कोशिश करा। आप चाहें ये, और डायग्राम ऑप्शनल है, बट डायग्राम आप करेंगे तो आपके लिए भी क्लैरिटी रहती है और टीचर्स के लिए भी। अब बात है कि इसमें मार्किंग हमारे पास किस तरीके की रहेगी। देखिए, मार्किंग हम के लिए ये फॉर्मूला है, अगर आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा, ये थोड़ा सा बड़ा है तो हाफ मार्क्स इसका मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपसे ये बोला ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, तो इसमें मार्क्स मिलने के या नहीं मिलने के कोई आपको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो होगी ये कैलकुलेशंस है, ये मेन कैलकुलेशंस है, ये पार्ट आपका हम 100% हाफ मार्क्स का रहेगा, हाफ और हाफ 1 मार्क्स हो गए। अब बात है कि 1 मार्क्स के लिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको +4 भी लगा सकते हैं, तो उस केस के लिए आपको इसके आंसर 2 आएंगे, यानी क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी, तो ये मार्क्स आपको 1 मार्क्स देगा, यानी आपके पास हाफ ऑफ मार्क्स केवल और केवल इनके सॉल्यूशंस को लिखने के लिए मिलेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूं, इस केस में सॉल्यूशन 2 है, तो इसलिए दोनों में हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। सो दैट द पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। शो करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके दोनों ही साइड्स इक्वल होती हैं। अब कोई भी दो हो सकती हैं इस केस में, तो अच्छी बात यह है कि मुझे ये जस्टिफाई करना पड़े कि ये कैसे हो। तो मैंने अगेन आपसे बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको इनको ड्रॉ करना चाहिए। तो अब आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, d is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, फॉर्मूला बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन, आप इसको एक्स्ट्रा और भी लिख सकते हैं, x1 y1 एंड x2 y2। अब देखिए, आपने ये डायरेक्टली लिखा, अगर आप अब की बार डायग्राम नहीं बनाना चाहते, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम से समझाया, इस वाले क्वेश्चन में मैं डायग्राम का यूज नहीं करूंगा। आपका ये लिखते ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, केवल हाफ मार्क्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब इसके आगे की कहानी, अब आप लगाएंगे ए और बी पर, तो ए और बी पर अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी पर, इसमें x1 x2 किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। आप 3 में से 1 माइनस करिए, 1 में से 3 माइनस करिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है हमेशा। तो हम ये करेंगे -5 - 3 विच इज -8, -8 का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं, बट अभी मैं इसको पूरा ही लिखूंगा, -3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। अगेन इसको आगे वैल्यूज को बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। -5 - 3 इज 8, -8 स्क्वायर इज 64, देन 36 एंड आंसर विल बी 100। 100 का जो स्क्वायर रूट आएगा विच इज 10 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स के बारे में नहीं लिखा है, आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से यूनिट लिख सकते हैं, 10 यूनिट। देन ये ए बी की वैल्यू है, देन AC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू के लिए अब हमको जाना पड़ेगा -5 एंड -9 पर, तो हम अगेन लिखेंगे -5 - 9 होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 होल स्क्वायर। वापस सॉल्व करेंगे इसको, -9 एंड -5 इज 14, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस -2 आएगा इसका, -2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज 200 स्क्वायर रूट 200। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10√2 यूनिट। ठीक, एंड द लास्ट वन इज BC
BC हमारे पास आएगा, BC अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 3 - 9 होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 होल स्क्वायर। देन आगे फॉर कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज, -6 स्क्वायर इज 36 प्लस -8 स्क्वायर इज 64। देन आंसर विल बी 100 और 100 का जो आंसर आएगा दैट इज 10 यूनिट। ठीक है, तो अब हमको सीधा सीधा आराम से कैलकुलेट करके ये दिख गया, हमने 3 लाइन खर्च करी, 4th लाइन हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए यूज करी है। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए विच वन, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, देयर आर 2 साइड्स आर कॉमन या इक्वल्स भी आप बोल सकते हैं, एंड नॉट इक्वल टू ए सी, ये ए सी के इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल होती तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता, सिर्फ 2 हैं तो ये आइसोसेलेस है। तो फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल हमारा किस तरीके का आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। फिर आप डायरेक्टली इसको आइसोसेलेस लिख सकते हैं। ट्राइंगल, ठीक है, तो गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये पार्ट है हमारे पास। अच्छा, इसमें मार्किंग की कहानी अगर हमारे पास आएगी तो मार्किंग कैसे होगी? मार्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो हाफ मार्क्स तो आप यहीं पे फिक्स कर चुके हैं, रिजर्व कर चुके हैं, सिर्फ इतनी सी बात। और क्योंकि ये तीनों की तीनों कैलकुलेशंस आपने करी हैं तो ये 1 मार्क्स को कैरी करेगा, ये 1 मार्क्स आपका कैरी करेगा। तो अब बचा जो हाफ मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे आपके कंक्लूजन लाइन के लिए रहता है या फिर आंसर्स के लिए रहता है। तो इस केस में प्रूफ करना था तो कंक्लूजन लाइन रहेगी। तो अब आप आई होप ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये कॉपी में स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट रहता है और इसी को हम फॉलो करेंगे। इस वीडियो सेशन पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस करे हैं क्योंकि सेक्शन बी हमारे 5 क्वेश्चंस को कैरी करता है। 2 इंटरनल थे, मैंने कोशिश करी आपको सभी इंटरनल क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझाने की। आप इसको देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी पे काम करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।